वेलकम स्टूडेंट। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को नमस्ते। जल्दी से जल्दी क्लासरूम को ज्वाइन कर लो। वेलकम टू द क्लास। तो आंचल, पूजा, जैस्मिन, सभी बच्चों को नमस्ते बेटा। सभी बच्चों को नमस्ते। तो तमन्ना, नमस्ते भाई बेटा सभी को। बेटा 1 मिनट रुक जाओ। रोहित गुड मॉर्निंग। शुभम गुड मॉर्निंग। ये तो डी एंड एफ ब्लॉक की फाइल खुल गई। एक बार पता करता हूँ फाइल कहाँ रखी है। हाँ मन्नू, कहाँ है वो जो अपलोड करी थी? हैं? अच्छा, डेस्कटॉप पे ही है। अच्छा, ठीक। मिल गया मिल गया मिल गया। मैं फोल्डर में खोल रहा था। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। ओके। ठीक बेटा, फाइल मिल चुकी है। सभी बच्चों को नमस्ते, राम राम। सारे बच्चे पहले मुझे ये बताएं, ईमानदारी से बताएं कि क्या डी ब्लॉक के उन्होंने क्वेश्चन कर लिए तो क्या आ गए तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई? है ना? और सबसे अच्छा तरीका बताऊं क्या है? पिछले 10-20 साल का पीवाई क्यू कर लो। घूम फिर के वही आने। तो क्यों पीएचडी करो भाई, सीधी बात है। अपने को तो एक मेडिकल की सीट चाहिए। है ना? हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ, तो पीएचडी क्यों करो? जब पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं उस टॉपिक में, तो छोड़ो उसको। और एक चीज मैंने देखी है, जो बंदा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट पे जाता है ना, उसका जेई में और नीट में सिलेक्शन नहीं होता है। जो स्वार्थी होता है ना, मतलब जिस चैप्टर में गहराई है उसको तो अच्छे से पढ़ लिया, और जो आलतू फालतू चैप्टर हैं उसको फटाफट निपटा दिया, तो सिलेबस भी जल्दी हो जाता है और काम का भी हो जाता है और इफेक्टिव का भी हो जाता है। तो चलिए। हाँ, इससे पहले आंचल ने एक सवाल पूछा कि सर एक बात बताओ कि 57 वाला जो 57 वाला एलिमेंट है, 57 वाला जो एलिमेंट है। बोर्ड आ जाओ भाई। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, पेन ले लें या कोई कलर बदल देते हैं। ये ले लिया। फिर आ जाओ इस पे। आ गया। अब देखो, उससे पहले एक क्या बोलते हैं, किसने, सुनो मेरी बात, वो ये है। आंचल ने सवाल पूछा है कि सर जो 57 वाला एलिमेंट है, 57 वाला,
कलर बदल देते हैं, कलर ये ले लेते हैं। उसको आप किस में रखोगे, डी ब्लॉक में या एफ ब्लॉक में? चलो मैं सारे बच्चों से पूछता हूं, क्या लगता है 57 समझते हो किसका है? 57 है लेंथनम का। तो आप इसको किस में रखोगे, डी ब्लॉक में कि एफ ब्लॉक में, बोलो। सारे बच्चों से मैं ही सवाल पूछ रहा हूं, बोलो। जैस्मिन डी ब्लॉक, हाँ। आंचल एफ ब्लॉक, पूजा डी में, और बोलो, बाकी बच्चे बोलो बेटा। रोहित डी में, ज्यादातर संख्या जो है वो डी की है। बिल्कुल सही बात है। अरे बेटा आंचल, 57 वाले का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया था, 5d16s2। डी ब्लॉक का एलिमेंट आप किसको कहते हो, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाए, वो तो जा रहा है, ये डी ब्लॉक का है। प्रॉपर्टी वाइज ये एफ ब्लॉक से मैच करता है, लेकिन आपने मुझसे ये पूछा कि इसे किस ब्लॉक में रखेंगे, तो फिर तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, इसलिए हम इसको डी ब्लॉक में ही रखेंगे। तो हम इसे डी ब्लॉक में रखेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। शुभम भी यही कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम इसको डी ब्लॉक में रखेंगे, प्रॉपर्टी वाइज एफ ब्लॉक में रखेंगे। लेकिन जब आपसे सीधा सवाल पूछा जाता है किस ब्लॉक का है, तो फिर तो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डी ब्लॉक का है। चलिए, हो गया। तो आंचल को इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया। कोई और क्वेश्चन है भाई, कोई और है, पूछना है? बता दो, बता दो, बता दो, बता दो। भाई बेटा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर तो याद करना ही पड़ेगा, कोई जुगाड़ नहीं इसका, याद ही करना पड़ेगा। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट में, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बनावट पे डिपेंड करता है। अब मुझे क्या पता ईश्वर ने मेरे को ऐसा क्यों बनाया, आपको आप जैसा क्यों बनाया, ये तो ईश्वर का क्रिएशन है, इसके विषय में लेके मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट बनावट पे डिपेंड करता है ना, इसलिए गड़बड़ करता है। चलो, हो गया। अब मैं आगे चलता हूं और कोऑर्डिनेशन चैप्टर को शुरू करता हूं। हालांकि इस चैप्टर की शुरुआत वर्नर थ्योरी से होती है, अगर मैं पी ब्लॉक की सॉरी एनसीईआरटी की बात करूं, लेकिन मैं यहां से नहीं पढ़ाता, मैं कहीं और से पढ़ाता हूं। मैं पढ़ाता हूं यहां से, इसको मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूं, वो ये है। यहां से मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, और यहां से पढ़ाना अगर मैं शुरू करता हूं तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या फर्क है। वेरी इजी। डबल सॉल्ट का एक एग्जांपल ले लो। चलो भाई, शुरू हो गया, एनसीईआरटी खोल के रख लो, है KCl MgCl2.6H2। इसको अगर मैं पानी में डाल दूं, तो इसमें जितने भी आयंस हैं सब मुझे पानी में मिल जाएंगे, K+, Cl-, Mg2+, और वाटर के आयन बनते नहीं, तो फिर क्या फायदा। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लेता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया K4FeCN6, इसको पानी में डाला, तो जो चीज ब्रैकेट के अंदर लिखी है वो पानी के अंदर नहीं टूटती, बाकी चीजें टूट जाती हैं। मतलब इसके मुझे 4K+ मिलेंगे, प्लस FeCN6 मिलेगा, राइट। और इस पे चार्ज कितना मिलेगा, 4-। अब तुम ये सोचो कि ये Fe में टूट जाए और 6Cn में टूट जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सॉल्ट तो ये भी है, प्लस माइनस का मिक्सचर।
और इसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट में तुम्हें हर एक आयन मिल जाएगा और हर एक आयन की आप टेस्ट कर सकते हो। लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है उसकी विशेषता यह है कि सारे आयनों की टेस्टिंग नहीं मिलती। जो चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखी है उसके टुकड़े नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसका जवाब सुनो। क्योंकि K4 और ब्रैकेट के बीच में आयनिक बॉन्ड है, और आयनिक बॉन्ड तो पानी में टूटता है, टूटता है तो आयन मिल जाते हैं। लेकिन Fe में और Cn के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट होता है, और कोवेलेंट पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, तो डिसॉल्व नहीं होगा तो टूटेगा भी नहीं। तो निश्चित रूप से इसीलिए FeCN6 जो है वो टूटता नहीं। आया समझ में? और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड रखने की वजह से इस पूरे सॉल्ट को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। एक बात, दूसरी बात, एक बात और, किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर तीन तरह की बॉन्डिंग तो होगी। आयनिक भी होगी, कोवेलेंट भी होगी, और कोऑर्डिनेट भी होगी। आयनिक तो आपको दिख ही रही है, कोऑर्डिनेट भी दिख रही है। लेकिन अगर आप देखो तो C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो अक्सर मेडिकल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कंपाउंड में आयनिक बॉन्डिंग भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी है, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी है। तो उसी समय दिमाग में एक बात ले आओ कि चार चॉइसेस में कहां पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिखा है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, कभी कभी इस तरह के सॉल्टों में एक चौथी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, जैसे CuSO4.5H2O का एक्चुअल स्ट्रक्चर पता क्या है? Cu H2O4 कॉम्प्लेक्स के लिए ब्रैकेट के बाहर सल्फेट और उसके बाहर डॉट फॉर्म में H2O। तो तीन बॉन्डिंग तो पहले से ही थी। ये जो बाहर वाला वाटर है ना, उसने सल्फेट के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाता है। तो जब कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसमें चार तरह की बॉन्डिंग होती है, बस एक ही कंपाउंड है, मेडिकल में ले देखिए, और वो कंपाउंड है CuSO4.5H2O। और बेटा एक बात और सुनो, जो केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन देता है उसको अपन लिगेंड कहते हैं, जो लेता है उसको हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। और सेंट्रल मेटल एटम में आपको कौन मिलेगा? डी ब्लॉक मिलेगा, क्योंकि उनके पास खाली ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है। तो तुम्हें यहां पे आयरन मिलेगा, क्रोमियम मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, ले दे के डी ब्लॉक ही मिलेगा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई और मेटल मिलेगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि ये दुनिया जो इतनी हरी भरी है, तो बायो के स्टूडेंट हो आप सभी, आप सब जानते होंगे कि क्लोरोफिल कोई चीज होती है, वो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो तो डी ब्लॉक का नहीं। तो इस तरह के रेयरेस्ट ऑफ रेयर एग्जाम्पल हैं। नहीं तो आपको यहां पर कोई ना कोई डी ब्लॉक का मेटल मिलेगा। क्यों भाई? वो इसलिए मिलेगा क्योंकि इनके पास में वैलेंस सेल दो होते हैं। तो आप कहोगे सर एफ में तो तीन वैलेंस सेल होते हैं, उसको भी कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए, आई डू एग्री, मानता हूं मैं, बनाना चाहिए। लेकिन यार बना नहीं पाते हैं क्योंकि वो काफी महंगे हैं, और उनमें से ज्यादातर एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव तो अलग ही कहानी होती है। इसलिए कुल मिला के आप मान के चलो डी ब्लॉक मिलेगा। और ये जो तुमको मिलेगा ना साथ में, जिसको अपन लिगेंड कहते हैं, इसके अंदर ये क्षमता होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को दे सके। और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए हम इसको लुईस बेस बोलेंगे और इसको लुईस एसिड बोलेंगे। ये बात पहले सारे बच्चे पहले बताओ, यही सब कुछ यहां लिखा होगा, आप लाइन टू लाइन पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने अपनी बात समझा दी है। फटाफट फटाफट जवाब दो कि क्या समझ में आया। इसके बाद मैं आगे चलता हूं, ठीक है? आ गया?
ओके, आगे देखो। चलो, अब हाँ, अरे भाई मैसेज वैसेज कर दिया करो यार थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा लेट आता है रिस्पॉन्स आप लोग का, लगता है आपका जो नेट सिस्टम है काफी स्लो है। चलो खैर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 2-4 सेकंड का तो वैसे भी डिफरेंस हो जाता है। हाँ, अब देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने के लिए सबसे पहले कुछ सम इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आपको पढ़नी पड़ेगी। उनमें यही बताया जाएगा लिगेंड कौन होता है, सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, लुईस एसिड कौन होता है, ये सब मैंने बता ही दिया। अच्छा, अब लिगेंड क्या होता है? लिगेंड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। अब आपको वो छोटे मालिक्यूल भी हो सकते हैं, बड़े मालिक्यूल भी हो सकते हैं, मैक्रो मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, जो हमारा ये लिगेंड होता है इसकी एक डेंटिसिटी होती है। डेंटिसिटी का मतलब होता है जिसके दांत, डेंटल डिपार्टमेंट दांत का होता है। देखो, आप सबने पढ़ा होगा यूनिडेंटेट, बाईडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, बहुत सारे पूछा जाता है। जो सेंट्रल मेटल एटम को आय हाय एक दांत से पकड़ता है उसे यूनिडेंटेट कहते हैं, और जो दो दांत से पकड़ता है उसको बाईडेंटेट कहते हैं, और जो 6 दांत से पकड़ता है उसको हेक्साडेंटेट कहते हैं। ठीक। अब जैसे वाटर है, तो अगर मैं वाटर की बात करता हूं, अमोनिया की बात करता हूं, आप बताओ इनके पास में डोनेटिंग साइट कितनी है? एक ही है, या तो O है या N है। तो ये लिगैंड का तो काम कर सकते हैं, लेकिन लेकिन ये एक ही दांत से पकड़ सकते हैं, इसको यूनिडेंटेट कहते हैं। लेकिन वहीं पर इथाइलिन डाइअमीन है, ऐसे इथाइलिन डाइअमीन, ये सॉरी, इथाइलिन डाइअमीन में गलत लिख गया, ये तो 4 कार्बन हो गए। इथाइलिन डाइअमीन में CH2NH2 होता है, CH2NH2 होता है। ये है जी इथाइलिन डाइअमीन। इसको अपन शॉर्टकट में +2 में पढ़ते भी होगे आप, EN बोलते हैं। तो वो इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो ये बाइडेंटेट हो गए। और ये सेंट्रल मेटल एटम को दो दांत से पकड़ेंगे, और दो दांत से पकड़ने पर एक रिंग बन जाती है, और वो रिंग या तो 5 मेंबर्ड होती है या 6 मेंबर्ड होती है। और इसीलिए रिंग बनने की वजह से हम इनको चिलेटिंग लिगेंड भी कहते हैं। तो जो लिगेंड यूनिडेंटेट के अलावा है, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पेंटाडेंटेट, समझ में आ रहा है, वो जब लिगेंड को 10 जगह से पकड़ेगा ना तो रिंग बन जाएगी। तो उन सभी को हम चिलेटिंग लिगेंड भी कहते हैं। चिलेटिंग, मैं नाम लिख देता हूं, वैसे आप समझ तो गए होंगे। चिलेटिंग, चिलेटिंग, रिंग बनेगी, और वो जो रिंग बनेगी वो 5 और 6 मेंबर्ड होगी। हाँ, एक चीज मैं आपको ट्रिक और बता दूं, काम आएगी। जितनी उसकी डेंटिसिटी है उससे एक कम रिंग बनेगी। जैसे इथाइलिन डाइअमीन क्या है, बाइडेंटेट, तो उसने रिंग कितनी बनाई, एक। अगर आप ट्राइडेंटेट का एग्जांपल सर्च करोगे ना तो वो 2 रिंग बनाएगा। अगर मैं हेक्साडेंटेट की बात करूं ना, इसका नाम शायद आपको पता होगा, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, शॉर्टकट में आप इसको क्या बोलते हैं, EDTA, ये हेक्साडेंटेट होता है। तो अगर ये हेक्साडेंटेट होता, क्यों? एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, 4 तो यही हो गए, और नाइट्रोजन पांचवा यहां, छठा ये। तो जब ये रिंग बनाएगा ना तो ये 5 रिंग बनाएगा, क्योंकि मेरी ट्रिक है, जितनी डेंटिसिटी होती है उससे एक कम जो है वो आपका क्या होता है, रिंग बनाता है। आया समझ में? और जैसे मान लो ऑक्सिलेट है, तो ऑक्सलेट क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, O-, C डबल बॉन्ड O-। तो इलेक्ट्रॉन कहां से देगा, O- से, जहां इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये देगा, ये देगा। तो ये बाइडेंटेट है, तो बाइडेंटेट है तो निश्चित रूप से इसमें रिंग कितनी बनेगी, एक बनेगी। और इस चैप्टर में शॉर्टकट बहुत है, जैसे ऑक्सलेट को हम शॉर्टकट में OX कहते हैं। आपको मेडिकल के एग्जाम में पता क्या है, अच्छे से क्या पढ़ना है, यूनिडेंटेट पढ़ना है, बाइडेंटेट पढ़ना है, ठीक है, और एक हेक्साडेंटेट पढ़ना है।
और हेक्साडेंटेट का अकेला ही एग्जाम्पल है। और ये कंपाउंड पानी साफ करने में काम आता है, और हमारी बॉडी में अगर लेड का जहर पहुंच जाए तो ये लेड पॉइजनिंग को क्योर करता है। तो ये सारी चीजें इसमें कहीं ना कहीं आगे पीछे लिखी होंगी, और आपको लिटरली ये सारी चीजें याद करके रखनी है। तो आपको यूनिडेंटेट के सारे एग्जाम्पल पढ़ने हैं, आपको बाइडेंटेट के सारे और फेमस एग्जाम्पल पढ़ने हैं, और अंत में हेक्साडेंटेट के बारे में आपको पढ़ना है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे कह सकता हूं कि यही क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं। चिलेट क्या होता है, डेंटिसिटी क्या होती है, तो मैंने आपको बताई दी है। अब आगे चलो। आगे जाने के बाद जो अगला विषय है वो ये है, एम्बीडिएंट लिगेंड क्या होते हैं, ये मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। एम्बीडिएंट लिगेंड क्या होते हैं। और एक बात मैं आपको जानकारी दे दूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे, इस चैप्टर से मेडिकल में टोटल कितने केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं? 45। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तीसरा भी मिल सकता है। मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा कि अगर इससे 3 क्वेश्चन मिल जाए, और 2 तो मिलने ही मिलने हैं। छोटा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है, याद ना करने वाला चैप्टर है, इसलिए पूरी छान मारना इसकी एनसीईआरटी। हाँ, उससे बाहर का कुछ नहीं आता मेडिकल में। ठीक है, जब मैं जेई एडवांस इस चैप्टर का पढ़ाता हूं तो कम से कम 20 दिन लगाता हूं, और फिर उसमें तो बहुत गहराई में जाता हूं, वो अल्टीमेट चीजें होती हैं। लेकिन फिर वही बात है कि मेडिकल को जब उतनी जरूरत ही नहीं है और ना आने हैं, और ज्यादातर ट्रिक से काम चल जाता है, तो क्यों फिर पीएचडी कराई जाए। अब क्या है, एम्बीडिएंट लिगेंड की एक विशेषता होती है, जिनके पास डोनेट करने की साइटें तो बहुत होती हैं, लेकिन बेचारे वो सारे साइटों का इस्तेमाल एक साथ नहीं कर सकते। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे मैं आपसे कहूं NO2, NO, O- है, तो O- से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, N पे भी लोन पेयर है, वहां से भी दे सकता है। तो देखा जाए तो डोनेटिंग साइट इसके पास में 2 है। लेकिन अगर उसने एक साथ इस्तेमाल कर लिया, तो इधर से भी पकड़ेगा, इधर से भी पकड़ेगा, तो क्या ये 3 मेंबर्ड रिंग नहीं बनेगी? और मैंने तो आपसे एक ही बात कही थी कि जितने भी आपके बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट होते हैं, उनकी एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है बताओ फटाफट। उनकी विशेषता ये होती है कि या तो वो 5 मेंबर रिंग बनाते हैं या वो 6 मेंबर रिंग बनाते हैं। समझ गए? 5 मेंबर या 6 मेंबर। ये तो 3 मेंबर है, ये तो रिंग हाईली अनस्टेबल है, ये तो बनती ही नहीं है। तो छोड़ो इसको, खत्म करो बवाल, खटा खटा फेंको फेंको इसको। आया समझ में? तो ये कहते हैं कि यार ना यार, मैं बाइडेंटेट का तो काम नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ऑप्शन 2 है, तो इलेक्ट्रॉन ओ से भी दे सकते हैं एक टाइम पे, और या फिर अगर ओ से नहीं देंगे तो फिर एन से भी दे सकते हैं। तो एम्बीडिएंट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनके पास डोनेट करने की पावर, मतलब डोनेट करने की साइट एक से ज्यादा होती है, लेकिन बेचारे सारे साइटों का इस्तेमाल एक साथ नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो रिंग बनती है वो अनस्टेबल बनती है। और उसके फेमस एग्जांपल कौन है? NO2, ONO2, ONO, CN, NC, SCN। हाँ, SCN को थायोसाइनेट आयन कहते हैं। तो ये फेमस होते हैं, और अक्सर मेडिकल में क्वेश्चन आ जाता है कि नीचे लिखे गए 4 ऑप्शंस में से कौन एम्बीडिएंट लिगेंड है या कौन एम्बीडिएंट लिगेंड नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको पढ़ लेंगे। मेन बात मैंने आपको बता दी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम के बगल में जितने भी लिगेंड्स होते हैं, एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन नंबर का फार्मूला पूरा ये होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ लिगेंड ले लो इनटू उनका उनकी डेंटिसिटी ले लो, इससे हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं।
अब मैं आपको बताता हूं कहाँ है। जैसे Cl है, 6 है, तो नंबर ऑफ लिगेंड 6, और Cl के पास में डोनेटिंग साइड कितनी, 1, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6 × 1 यानी 6 हो गया। लेकिन वहीं पे C2O4 क्या होता है, ऑक्सलेट। अब इसकी संख्या कितनी है, 3, और डेंटिसिटी ऑक्सलेट की कितनी होती है, 2, तो निश्चित रूप से इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अपने सिलेबस में या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का डिस्कशन होता है या 4 का होता है। 99.9% क्वेश्चन इन्हीं दो कोऑर्डिनेशन नंबर पे रहेंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, आपके सामने है, आपके सामने है, आपके सामने है, आपके सामने है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप समझ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर समझने के बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो मैंने कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिखा। अगर मैंने कोई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिखा, लिखा जी, लिखा जी, लिखा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कोई लिखा, जैसे K4 FeCN6, है ना भाई। और एक मैंने ऐसे लिख दिया, क्रोमियम वाटर होल पावर 6, और ब्रैकेट के बाहर Cl3 लिख दिया। तो मैं यहां पर एक बात ये कहने जा रहा हूं, और वो अच्छी तरीके से सुन लो, वो ध्यान से सुनने वाली बात है। जिसकी टेस्टिंग पानी में ना मिले उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जिसकी टेस्टिंग पानी में मिल जाए, एरो देखते रहना, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा क्या होता है, आपको पता है, शेप आयनिक बॉन्ड की नहीं होती है, कोऑर्डिनेट या कोवलेंट की होती है। तो इस कंपाउंड की जो भी शेप होगी वो इतने पोर्शन की वजह से होगी, इसकी वजह से नहीं होगी, क्योंकि इसमें तो आयनिक बॉन्ड है, तो शेप तो इसकी वजह से होगी। अब उसमें कई बार ऑक्टाहेड्रल होगा, कई बार टेट्राहेड्रल होगा, कहीं कुछ होगा, कभी कुछ होगा, वो तो आगे डिस्कशन करेंगे तो पता लग जाएगा कौन सी शेप होगी। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा पॉलीहाइड्रा होगा। और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल ही लेते हैं। जैसे K4FeCN6 का CN का रख दो, K का रख दो, Fe का आ जाएगा, वो हमारे लिए कोई छोटी सी बात है। और होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिसमें एक ही तरह का लिगेंड होता है उसको होमोलेप्टिक कहते हैं। जिसमें एक से ज्यादा वैरायटी के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं उसको हेट्रोलेप्टिक कहते हैं। जैसे यहाँ अमोनिया है तो ये होमोलिटिक है, यहाँ अमोनिया भी है और Cl भी है तो ये हेट्रोलेप्टिक होगा। तो इतना बेसिक इंट्रोडक्शन मोर देन सफिशियंट है मेडिकल एग्जाम के लिए। मैं जब पढ़ाने आज आ रहा था तो मैंने पिछले 20 सालों के क्वेश्चन पे नजर डाले। मुझे लगा यार इतनी ही इंफॉर्मेशन बहुत होती है, अगर बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप बड़े आराम से चीजों को आप पढ़ भी लोगे, समझ भी लोगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है इसको। अब मुझे ये पहले बताओ, अब मैं IUPAC कराने जा रहा हूं, क्या बेसिक इंट्रोडक्शन बच्चों को समझ में आया, बताइए। कोई दिक्कत हो तो बोल देना। अब मैं नॉमेनक्लेचर से अपनी बात शुरू करूंगा। ठीक है, चलिए भाई। जब हम किसी का नॉमेनक्लेचर करते हैं IUPAC, तो उसके कुछ रूल होते हैं। उन रूलों में मैं आपको पहले बता दूं, पहले मेरी बात सुनो। सब लोग पढ़ के तो आ ही रहे हो, बस एक बार पढ़ाने वाली बात है। इसकी IUPAC मेडिकल में जितनी हम 12th में पढ़ते थे उतनी ही आती है। तो सुन लो, पहले देखो। पहला रूल है जिसको मैं कहूं, या मैं खोल ही लेता हूं जिससे कि आप देखते भी रहो। ये सारे रूल लिखे हुए हैं। इस रूल को अगर मैं छोटा छोटा बता दूं तो वो ये है, देखो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रूल नंबर 1 कहता है, जो मैं कहना चाहूंगा, कि कैटायन पहले लिखा जाएगा, एनायन बाद में लिखा जाएगा। हर सॉल्ट के दो हिस्से होते हैं, एक कैटायनिक पार्ट, एक एनायनिक पार्ट।
कैटायनिक पार्ट पहले लिखा जाएगा, एनायनिक पार्ट बाद में लिखा जाएगा। अगर कैटायनिक पार्ट में कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो मेटल होगा, लिगेंड होगा। लिगेंड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और उसकी संख्या एक्स होगी। एक्स की वैल्यू ज्यादातर 4 6 में ही हम रहेंगे। तो लिखने का क्या तरीका है? पहले लिगेंड का नाम रखो, और अगर उसकी संख्या 4 है तो टेट्रा लिखो, 2 है तो डाई लिखो। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखो, और सेंट्रल मेटल एटम के ठीक बगल में रोमन न्यूमरल में 2 या 3 जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है ऐसे लिखोगे। हो गया? और अगर लिगेंड एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा। डाई ट्राई अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड नहीं करते, हम सब जानते हैं, आईयूपीएससी से पढ़ के आ रहे हैं। और उसके बाद जब नेगेटिव लिखोगे, और मान लो नेगेटिव में Cl3 है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि Cl को एनायनिक में हम क्लोराइड कहते हैं, लेकिन यहां क्लोराइड बेशक 3 है, लेकिन हम ट्राई क्लोराइड कभी नहीं लिखेंगे। यानी आयनाइजेशन स्फीयर या आयनाइजेशन स्फीयर है, इसमें कितने आयन हैं ये कभी नहीं लिखते, लेकिन इसमें जो नंबर है वो लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है। इसमें डाई ट्राई लिखा जाएगा, लेकिन इसमें नहीं लिखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप थोड़ा पढ़ के बैठे हो, 12th में तो हम पढ़ते ही हैं, तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिगेंड सिंपल भी होते हैं, सिंपल का तो नाम कैसे भी रख लो। कॉम्प्लेक्स में कहा जाता है कि भाई हर लिगेंड का एक नाम होता है। तो लिगेंड का नाम रखने के लिए जो तरीका होता है, अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं, तो देखो ज्यादातर जो लिगेंड होते हैं वो निगेटिव होते हैं, रेयर फिर उसके बाद न्यूट्रल होते हैं, और पॉजिटिव वाले तो बहुत ही रेयर होते हैं एक आध, लेकिन बहुत कम होते हैं। ठीक। नेगेटिव लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि उनका कॉमन नेम समझ लो क्या हो। जैसे Cl- है, वैसे आप Cl- को क्या नाम देते हो? क्लोराइड, ये देते हो ना? लेकिन जब उसको लिगेंड की तरह लिखोगे तो बस ई काट के ओ कर दो। क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडो, साइनाइडो, सल्फेटो, कार्बेनोटो, यानी जो नाम है नेगेटिव लिगेंड का, उसके लास्ट में ओ लगा दो, ई हटा के, या जो भी उसका नाम। याद आया? थायोसल्फेटो, नाइट्रेटो, नाइट्रीटो, सब में ओ लगता है। न्यूट्रल के लिए कोई रूल नहीं है, तो याद करना पड़ेगा। जैसे वाटर के लिए एक्वा, अमोनिया के लिए एमाइन, AMM, एमाइन। लेकिन ईएन के लिए इथाइलिन, डाइअमीन, इसमें सिंगल एम होता है। CO, कार्बोनिल, CO, कार्बोनिल। समझ रहे हो? ये हमारे कुछ फेमस फेमस क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। अगर आपके पास में कुछ स्टडी मटेरियल है तो उसमें सारे चार्ट बने, वो देख लो आप। जिसका नाम आपके समझ में ना है, मैं हाजिर हूं, बताओ क्या होता है। और पॉजिटिव बहुत कम लिगेंड होते हैं, लेकिन जो सबसे फेमस होते हैं वो दो होते हैं, एक NO+, एक NO2+। उसमें भी NO2+ कम यूज होता है, NO+ ज्यादा यूज होता है। और इसका नाम होता है, इसका नाम IUM पे खत्म होता है। जैसे इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम, और इसका नाम है नाइट्रोनियम, यानी ईएम पे खत्म होता है। तो क्या रूल है? अगर नेगेटिव लिगेंड है
वो तो पहचान जाओगे कि नेगेटिव है कि न्यूट्रल है। तो लास्ट लेटर हटा के ओ कर दो। न्यूट्रल के लिए नाम याद होना चाहिए, और पॉजिटिव के लिए IUM पे नाम खत्म कर दो। और एक बात और, जिसके नाम में ही डाई ट्राई हो, पीछे IUPAC में बताया था ऑर्गेनिक में, और उसकी संख्या 2 हो तो बेस आता है, ट्रेस आता है, टेट्राकिस आता है। बच्चों को पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। और इसके बाद आपको एक चीज और है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड को हमेशा छोटे ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिखते हैं। मैं सारे रूल बता रहा हूं पहले। उसके बाद एक चीज और, अगर मान लो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन में नहीं आता, कैटायन में नहीं आता, एनायन में आता है। जैसे ये आता हो K4FeCN6, और इसका IUPAC नाम लिखना है K4FeCN6। ठीक है, तो K4FeCN6 अगर है तो मुझे एक बात ये पहले बताओ, इसका नाम पहले पोटेशियम लिख दोगे। लेकिन इसमें एक रूल होता है कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो निगेटिव में आता है तो सेंट्रल मेटल एटम में 8 लगा देते हैं। जैसे आयरन में लिखते हैं फेरेट, गोल्ड में लिखते हैं आयोरेट, कोबाल्ट में लिखते हैं कोबाल्टेट, क्रोमियम में लिखते हैं क्रोमेट। समझ रहे हो? तो मुझे एक चीज बतानी है, बच्चों को याद भी आ गया, हाँ सर पढ़ा तो था सब कुछ जो है ना, है ना, सब लोग है। अभी बता रहा हूं, चल रुक जाओ, मैं पहले एक बार पढ़ा दूं। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पता क्या होता है? जिसमें जिसकी टेस्टिंग ना मिले। अब इसमें किसकी टेस्टिंग नहीं मिलेगी? इसकी नहीं मिलेगी। अगर वो हिस्सा नेगेटिव में आता है तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आगे 8 लगा देते हैं, ATE। अब यहां भी एक पंगा है छोटा सा, कुछ के नाम इंग्लिश भी हैं और नहीं, सिर्फ इंग्लिश और लैटिन है, मतलब सिर्फ इंग्लिश है नाम, लेकिन कुछ के नाम इंग्लिश भी हैं और लैटिन भी है। जैसे आयरन को इंग्लिश नाम आयरन है और इसका जो लैटिन नाम है वो फेरम है। तो जिसका नाम इंग्लिश भी है और लैटिन में भी है तो 8 जो है हम लैटिन में लगाएंगे, इंग्लिश नेम में नहीं। जैसे फेरम तो फेरेट, सिल्वर इंग्लिश नाम है लेकिन उसका अर्जेंटेनम कुछ टाइप का होता है तो अर्जेंटेट लगाएंगे। गोल्ड इंग्लिश नाम है लेकिन उसका लैटिन नेम कुछ आयुरेट टाइप का, आयुरम कुछ होगा, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, तो वो आयुरेट हो जाएगा। समझ रहे हो? और मान लो कोबाल्ट है तो कभी भी कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट है होगा, तो फिर इसी में 8 लगाना है। तो ये आपको 8 लगाना है। तो अब मुझे सारे बच्चे पहले बताओ, क्या इतने लेवल की जो मैंने IUPAC आपको बताई वो बता दी? हाँ, एक चीज मैं और बता दूं उसके बाद, वो ये है कि एम्बीडियंट लिगेंड का लिखने का एक तरीका होता है। एम्बीडियंट लिगेंड का लिखने का एक तरीका होता है। जैसे NO2 आ गया, अब ये हमें नहीं पता कि N दे रहा है कि O दे रहा है, लेकिन हालांकि जो चीज पहले लिखी होती है वो ही पहले मान लिया जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा, जैसे इसको हम बोलते हैं नाइट्रो, O पे खत्म हुआ, O पे निगेटिव है तो O पे खत्म होगा, नाइट्रो और आगे N लिख देंगे, मतलब N दे रहा है, और इसका नाम क्या दे देंगे? नाइट्रो O दे देंगे। अगर ONO दे रहा हो, ऐसे लिखा हो तो नाइट्रो O, या फिर इसको नाइट्रो कहते हैं, इसको नाइट्रीटो कहते हैं, या तो ये याद करो, और या फिर नाइट्रो N और नाइट्रो O से अपना काम चलाओ। सीधी सिंपल सी बात है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। इसी तरह से जैसे CN है तो CN को अपन साइनाइडो बोलेंगे। तो अगर C दे रहा है तो साइनाइडो C, और N दे रहा है तो साइनाइडो N। इसी तरीके से SCN दे रहा हो, इसको थायोसाइनेट बोलते हैं, तो इसका लिगेंड नाम क्या हो जाएगा? थायोसाइनेटो। S दे रहा है तो थायोसाइनेटो S या थायोसाइनेटो N। खत्म हो गई बात, हो गई IUPAC।
अब आपको एनसीईआरटी में जितनी भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हैं उनको कर लेना, आप बड़े आराम से इसको कर लोगे। रूल मैंने बाई एंड लार्ज समझा दिए, ठीक है। तो अब जैसे ये दिखा हुआ है PPS3 का होल ट्वाइस, इसका नाम क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसके नाम में ट्राई है और संख्या दो है, तो दो के लिए फिर क्या आएगा? बेस आएगा। तो अगर आप ऊपर से नीचे तक सारा करोगे और जितना भी पीवाई करोगे, PYQ, उसमें सारे क्वेश्चन इसी तरह के आपको मिलेंगे। और अगर इसी तरह के मिलेंगे तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो कि आप IUPAC आराम से लिख लोगे। बाकी जिसकी IUPAC आप ना लिख पाना, मेरे को बता देना। आप बताओ बेटा, IUPAC के रूल मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको समझा दिए हैं, बाकी प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आज दिन भर में आपके पास में जो भी स्टडी मटेरियल है उन सब की IUPAC करो। कुछ आएंगी, कुछ नहीं भी आएंगी। जब नहीं आएंगे तो बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। मुझे बताओ क्या समझ में आया आपको? अच्छा, रोहित ने एक सवाल पूछा। हाँ बेटा, रोहित ने एक सवाल पूछा है, मैं जवाब देता हूं, रुक जाओ। बोलो भाई फटाफट। ठीक है, रोहित ने एक सवाल ये पूछा। देखो ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, और बहुत अच्छा चैप्टर है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। है छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी और सवाल पूछने पड़ेंगे आपको। हाँ पहले सुन लो भाई, नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, रोहित ने एक सवाल पूछा कि सर ये कैसे पता लगेगा कि ये इंग्लिश नाम है या लैटिन नाम है? बहुत आसान है। आप ये पहले बताओ, Fe का नाम क्या है? आयरन। आयरन आई से शुरू होता है, सिंबल एफ है। इसका मतलब इसका इंग्लिश नेम और लैटिन नेम अलग है। CO क्या बोलते हैं? कोबाल्ट। कोबाल्ट। जो नाम बोल रहे हो वही सिंबल दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका एक ही नाम है। अब AG क्या बोलते हो? सिल्वर। नाम सिल्वर एफ है और सिंबल AG दिख रहा है, अलग है, तो इसका मतलब ये नाम अलग है। और अलग है तो जो हम बोल रहे हैं वो इंग्लिश नाम है, और जो लिख रहे हैं, जो सिंबल दे रहे हैं, वो लैटिन पे दे रहे हैं। तो 8 सिंबल पे लगाना है, ना कि इंग्लिश पे लगाना है। रोहित भाई मिल गया जवाब? बोलो। मुझे भी डाउट लेने में बड़ा मजा आता है। मुझे भी डाउट है। आप 20 साल के PYQ करो, मेडिकल में यही सब मिलेंगे आपको। बहुत ज्यादा हाई फाई जाने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। हाँ, और कोई डाउट है तो पूछ लो। बाकी IUPAC आपने करनी है, मैं छोड़ रहा हूं आपके ऊपर। एक दो पॉइंट और हैं, लेकिन वो जब पूछोगे तब बताऊंगा। एक दो पॉइंट आ सकते हैं। आपके पास, ज्यादातर बच्चों के पास एलन की शीट है, करो उससे, मुझे मना कौन कर रहा है, लेकिन करना जरूर है। और IUPAC के तो सारे एग्जाम्पल ये वाले छान के करने, ये जो लिखे हैं, ये जो दिया हुआ है, ये सब करने हैं। हाँ भाई, होमवर्क करोगे भाई? बोलो, मैं आगे बढ़ूं। कुछ पॉइंट है मेरे दिल के अंदर है, बताना चाह रहा हूं, लेकिन नहीं, पहले आप कर पूछो, फिर बताऊंगा आपको। हाँ। हाँ, ये सारा करना है आपने। विश्वास मानना बेटा, इतना ही आएगा, इतना ही आएगा जितना मैं बता रहा हूं।
बस। डाउट मेरे से आप कहीं से भी ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पीएचडी वाले भी ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूं और बताता हूं। लेकिन आपको अपनी मेडिकल की एक सीट रिजर्व करानी है। कोई नहीं पूछता कि आपकी नॉलेज कितनी है। ओहो, हो गया सिलेक्शन डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हाय हाय हाय, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कितनी नॉलेज रखते हैं, कोई मतलब ही नहीं। हाँ, थोड़ी लाइट आ जा रही है, जा रही तो वीडियो ब्लिंक कर रहा है, रुक जाओ बेटा। हाँ ठीक है, अब आईयूपीएससी आप करिए। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो बेटा। आईयूपीएससी करने के बाद आइसोमेरिज्म से बड़े क्वेश्चन आते हैं। भरमार भरमार आइसोमेरिज्म, भरमार यार, भरमार खूब आते हैं। और मैं आपको एक दो ट्रिक बताऊंगा, और सारे पी वाई क्यू क्वेश्चन करके देख लो, सारे हो जाए। पहले मुझे ये बताओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, तो समझाना तो नहीं पड़ेगा ना, ये तो पढ़ा चुके हम अच्छे से। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होती है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, आयनाइजेशन क्या होती है, सॉल्वेट क्या होती है, मोटी मोटी डिफिनीशन जानो हो। ये तो याद है ही है, पहले बताओ ये सब जानो हो, फिर मैं डायरेक्ट काम की बात करूं ना, मैं क्वेश्चन मोड में चीजें पढ़ा दूं ना, पढ़ तो लेना आप। बोलो। जैसे आइन लिंकेज किसे कहते हैं, जहां पे एम्बिडियंट लिगेंड होता है। जैसे सीएन में सी दे और एक बार एन दे, तो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसको लिंकेज बोलेंगे। आयनाइजेशन किसको बोलेंगे, जिसका आयनाइजेशन स्फीयर में आयन अलग अलग हो। सॉल्वेट किसको बोलेंगे, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड अलग अलग हो। तो मोटी मोटी पहले बताओ, डिफिनीशन पता है कि नहीं पता है। फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊं ना, जो आपके काम की चीज है। बोलो, अरे यार सारे बोल दो यार। एक भी साथी छूट गया तो सुरक्षा चक्र छूट गया, बताते नहीं है, पोलियो की ड्रॉप पिलाते थे, एक भी छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया। उसी तरह से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मोटी मोटी डिफिनीशन तो जानो हो, मैं डायरेक्ट काम की बात करूं, डायरेक्ट पीवाई क्यू मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन अप्रोच पे आऊं। बोलो। हाँ, अच्छा, जैस्मिन एक सवाल पूछा है, अगर बाहर और अंदर सेम एटम हो तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। हाँ, जैस्मिन ने एग्जाम्पल दे दिया मेरे को। हाँ, ऐसे सवाल पूछो ना तो मेरे को मजा आएगा है। हाँ, पढ़ाने में टीचर का भी इंटरेस्ट क्रिएट होता है, सवाल पूछने के बाद तो बातें खिल जाती हैं। Fe4, FeCN6 का होल थ्राइस में इसने कहा, बाहर और अंदर अगर सेम एटम हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। बड़ा आसान है, आपको पता है, इसकी वैलेंसी ये लिखी है और इनकी वैलेंसी ये लिखी है, और पहली प्लस है और दूसरी माइनस है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, इस Fe पे 3 पॉजिटिव चार्ज और इस FeCN6 पे, इस FeCN6 पे 4 माइनस चार्ज। अब इस वाले से Fe की निकाल लो, +2 आएगी, और ये Fe के निकली बैठी है +3 है। तो ये आपका फेरिक है, ये आपका फेरस है। लो जैस्मिन, आपके क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया है ना। हाँ, बोल बेटा, आया समझ में। आज घर पे आप सभी लोगों को दो टॉपिक्स के पीवाई क्यू क्वेश्चन करने हैं।
PYQ बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन मेडिकल, और मैं ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिसमें आप फटाफट क्वेश्चन को कर लो। ठीक हो गया, मिल गई जवाब। अब आगे चलते हैं, बाकी पूछना जिसका नहीं निकाल पाया। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, पहले मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करता हूं। सिस और ट्रांस होता है, और आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह की शेप संभव है, एक तो टेट्राहेड्रल, एक तो टेट्राहेड्रल दिख रहा होगा आपको, और एक आपका स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, ठीक। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखने पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो तो वो जीआई शो नहीं करेंगे। क्यों? जवाब सर, जवाब बहुत सिंपल है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, जैसे मान लो यहां मेटल है सेंट्रल पे, चारों तरफ लीगेंड है L1, L2, L3, L4। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में L1, L2, L3, L4 है। बताओ L1 का पड़ोसी कौन है? L2, L3, L4, क्योंकि सारे एक ही एंगल पर एक ही दूरी पे बैठे हैं। अब मैं अदला बदली कर देता हूं और कुछ इस अंदाज में लिखता हूं। L1 इधर ले आओ, L2 इधर कर दो, ज्योमेट्री में आपके हिसाब से परिवर्तन हो गया। ये L3 हो गया, ये L4 हो गया। अब मुझे ये बताओ कि पहले L1 के पड़ोसी थे L2, L3, L4। अगर आप देखो तो अभी भी L1 के पड़ोसी हैं L2, L3, L4, क्योंकि एंगल वही है। तो क्या आपने देखा अदला बदली करने से क्या ज्योमेट्री में कोई परिवर्तन हुआ? पहले भी पड़ोसी वही थे, अब भी वही पड़ोसी हैं। तो जब ज्योमेट्री में परिवर्तन हुआ ही नहीं तो जीआई कहां से मिलेगा? इसीलिए समझाने के बाद बच्चों से क्या कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का अगर कोई क्वेश्चन मिले तो पहले देखो उसकी ज्योमेट्री क्या है। अगर टेट्राहेड्रल है तो वही खाता खत्म, देगा ही नहीं। और टेट्राहेड्रल के लिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होनी चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे, आज नहीं कल पढ़ाएंगे। तो पता लग जाता है कि किसकी क्या ज्योमेट्री है। और स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर को हम ऐसे दिखाते हैं, देखो एम स्क्वायर प्लेनर ऐसे होता है, L1, L2, L3, L4। यहां L1 का पड़ोसी कौन है? L2 है और L4 है। सर ये क्यों नहीं है? अरे भाई, पड़ोसी किसको मानते हो? जो एक एंगल पे हो और पास में हो। तो ये 90 और ये 90 पे है, लेकिन ये तो 180 पे है। वहां सारे एंगल बराबर थे, तो क्या आप इसको पड़ोसी मानोगे? नहीं। अब आप अदला बदली कर दो। आए है, अदला बदली करने से L1 इधर ले आओ, L2 इधर ले आओ, और L3 और L4 तो अपनी जगह पे ही। अब L1 के पड़ोसी कौन हो गए? L2 और L3। देखो L2 और L3, ये तो होगा नहीं। तो पहले L1 के पड़ोसी क्या थे? L2, L4। अब कौन है? L2 और L3। यानी पड़ोसी बदल गए, और पड़ोसी बदलने का मतलब ज्योमेट्री बदल गई, और जब ज्योमेट्री बदल गई तो वहां पे आइसोमेरिज्म संभव है, वहां सिस ट्रांस बन सकता है। इसीलिए हम सीधी बात कहते हैं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर जीआई नहीं मिलता, स्क्वायर प्लानर के अंदर मिल सकता है। हालांकि एक दो शर्तें और भी हैं, वो शर्तें हम बताएंगे क्या है, लेकिन आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए, कम से कम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर मैं 6 की बात करूं,
कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं 6 की बात, ये तो 4 की बात हो गई। अगर मैं 6 की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग देते हैं। 1 2 3 4 5 6। सुनो, अगर 1 और 4 पे सेम ग्रुप हो, 2 और 5 पे सेम ग्रुप हो, 3 और 6 पे सेम ग्रुप हो, तो ये ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन 1 2 पे सेम हो, 2 3 पे सेम हो, 3 4 पे सेम हो, 4 5 पे सेम हो, 5 4 6 पे सेम हो, तो वो सिस फॉर्म होगा। एक और ट्रिक बताऊं। अगर मैंने कहा भाई 1 और 4 पे सेम ग्रुप है, 1 और 4 पे सेम ग्रुप है, तो अगर मुझे इस सेम से इस सेम पे जाना है तो बीच में मेटल आ जाएगा। तो अगर एक सेम से दूसरे सेम तक जाना हो और बीच में मेटल घुस जाए तो वो ट्रांसफॉर्म होता है, और बीच में मेटल ना मिले तो सिस होता है। जैसे मैंने कहा 1 से 2 जाना है, तो हम इधर क्यों जाएंगे, ऐसे क्यों जाएंगे, हम यूं जाएंगे, तो मेटल नहीं मिलेगा। तो जहां 1 से 2 जाने मतलब एक से दूसरी जगह जाने पर सेम ग्रुप में अगर बीच में मेटल घुस गया तो समझ लो ट्रांसफॉर्म है, और अगर नहीं मिला तो सिस फॉर्म हो गया क्वेश्चन। बड़े आराम से आप पहचान सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कि आपका जो है क्या है, 6 में कौन सा कंपाउंड जीआई शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, किसको सिस बोलेंगे, किसको ट्रांस बोलेंगे, इसमें बाइडेंटेट होगा वगैरह वगैरह। ये सारे क्वेश्चन खूब आते भी हैं, खूब पूछे भी जाते हैं, जमा अच्छी तरह से पूछे जाते हैं, खूब क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे, कौन से ज्योमेट्रिकल करेंगे, कौन से दोनों करेंगे। तो चलो अभी मैं बात की बात करता हूं, लेकिन आपको मैं ऐसा पढ़ाने वाला हूं अगले 10 15 मिनटों के अंदर कि आप जो है सारे पी वाई क्यू क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन पहले ये बताओ, इतना समझ में आया आपको? बोलो भाई बेटा, फटाफट सारे बच्चे बोलो बेटा। हाँ, कोई दिक्कत हो तो बोल देना। चलो अब मैं एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल आपको देता हूं। अब मैं आपको एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल देता हूं। देखो, जैसे ये वाला देखो, ये पीटी है, दिख रहा है आपको? 2 अमोनिया 2 सीएल है। इसको हटा देते हैं, फिर लिखने में आसानी रहेगी। तो एक बात बताओ, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो वैसे दिख रहा सेम ग्रुप सेम साइड, तो ये सिस हो गया। और इसमें अमोनिया अमोनिया, इसको ट्रांस बोलते हैं, तो सिस और ट्रांस हो गया। समझे? इसमें जो सिस प्लेटिन है ये कैंसर की दवा है, ये भी याद रखना। अब जब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एग्जांपल आपको समझाता हूं, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का देखो, यहां से यहां तक जाने के लिए क्या बीच में मेटल आया? नहीं आया। क्या यहां से यहां तक जाने के लिए क्या मेटल आया? नहीं आया। यहां से यहां मेटल आया? नहीं आया ना। इसका वाले सिस फॉर्म है। कितना आसान तरीका बताया। इधर आओ, यहां से यहां तक जाने के लिए बीच में मेटल आया, और बीच में मेटल आया तो ट्रांस हो गया। एक ही देख के बात खत्म कर सकते हैं। ये 6 का है। एक एग्जांपल और देता हूं, फिर मैं अगली बात कहता हूं। वो ये है, इधर आओ, बाइडेन को ऐसे फिगर बना दिया जाए, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 2 2 2 6 हो गए। ये देखो, यहां से दूसरा सेम कौन है? ये है, बीच में मेटल आ गया, ट्रांस है, ये ट्रांस है। और यहां से दूसरा सेम कौन है? क्या बीच में मेटल आया? नहीं आया ना, तो इसे पहचान लो, ये सिस हो गया, ट्रांस हो गया। क्लियर है? एक चीज मैं आपको और बता दूं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। जो यहां दिख रहा है देखो,
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जैसे सिस और ट्रांस होते हैं, वैसे ही फेशियल और मेरिडियन आइसोमर भी होते हैं। इसमें फेशियल को फैक बोलते हैं, मेरिडियन को MER बोलते हैं। फेशियल को फैक कहते हैं और मेरिडियन को मर कहते हैं। ठीक है, ये फेशियल हो गया है मेरे। मैं आपको बताता हूं क्या होता है कोऑर्डिनेशन। जैसे मेटल है, 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आता है। कैसे नंबरिंग देते हैं? 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर दे दिया। देख रहा है? देखो, फेशियल या मेरिडियन पोजीशन 3 पोजीशन लेने से होती है। वो चाहे मैं 1 2 3 लूं, या 1 2 6 लूं, या 2 3 5 लूं, कोई 3 पोजीशन लेनी होती है। ठीक, सुन लो। अगर मैंने कोई 3 पोजीशन ली, 6 2 3 ले लिया, 6 2 3, कितने लिगेंड ले लिए? 3, 1 2 3। अगर 3 लिगेंड लेने से किन्हीं दो के बीच में एंगल 180 डिग्री बन रहा है, तो उस पोजीशन को हम मेरिडियन पोजीशन कहते हैं। 3 लिगेंड ले लो, और उनमें से किन्हीं दो के बीच में 180 बनना चाहिए डिग्री, तो उसे मेरिडियन बोलते हैं। ध्यान से सुनना। और तीनों में से किसी दो में भी नहीं बनता एंगल 180, तो उसको हम फेशियल पोजीशन कहते हैं। अब मैं आपके सामने कहता हूं 1 2 3, 3 लिगेंड ले लो, किसी में देख लो 180 बनता हो तो नहीं बनता, इसलिए इसको हम फेशियल पोजीशन कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने 5 6 और 3 ले लिया है, तो 5 और 3 के बीच में 180 डिग्री है, तो ये कौन सी पोजीशन हो गई? ये हो गई मेरिडियन पोजीशन। मैंने ले लिया 3 4 5, बताओ इनमें कहां किसी में 180 डिग्री है, तो ये फेशियल पोजीशन हो गई। लेकिन अगर मैंने 5 6 1 ले लिया, इसमें भी 180 नहीं है, तो इसे भी हम फेशियल कहेंगे। लेकिन अगर मैंने ले लिया 2 1 4, तो 1 और 4 के बीच में 180 डिग्री है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? आपका मेरिडियन पोजीशन। तो अगर तीन तीन सेम ग्रुप मेरिडियन पे बैठे हों, तो मेरिडियन आइसोमर। पहचानने का तरीका मैंने बता ही दिया। और 3 सेम लिगेंड फेस पे बैठे हों, तो उसको फेशियल कहते हैं। एग्जांपल देख लो, यहां देखो, अमोनिया अमोनिया अमोनिया, तीनों सेम है। क्या किसी दो के बीच में 180 है? नहीं है, तो आगे सोचना ही नहीं, हो फैक्ट होगा। अमोनिया 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 अमोनिया, क्या किन्हीं दो के बीच में 180 है, तो इसको बोलेंगे मर। और फेशियल और मेरिडियन पोजीशन के लिए आपको आपको 3 सेम ग्रुप लेने पड़ेंगे। और 3 पोजीशन कौन सी लेनी है, और किसको मेरिडियन कहेंगे, किसको फेशियल कहेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप मुझे ये पहले बताओ कि क्या यहां तक आपको समझ में आया? बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फेशियल और मेरिडियन पोजीशन में? और हमारे लिए ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मामला है, समझे? तो मैं आपको कुछ बातें अब बताने जा रहा हूं। क्या यहां तक समझ में आया बच्चों को? हाँ, ध्यान से देखो, शुभम, जैस्मिन, रोहित, सारे बच्चे देखो, ये बड़ी अच्छी ट्रिक बता रहे हैं। लिखा वही है, पढ़ा वही रहे हैं जो एनसीईआरटी का है, लेकिन पढ़ाने का अंदाज मेरा ही है। जो मैं ये ट्रिक बता रहा हूं 180 डिग्री, कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा है, बताओ कहां लिखा है? लेकिन स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होता है।
तो इस तरीके से जो है हर्षिता, जैस्मिन, शुभम, रोहित, पूजा, सारे बच्चे एक सुर में कह रहे हैं यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हाय हाय हाय, मजा आ गया। दो क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं। और आज वाली पढ़ाई से मिलना है एक क्वेश्चन, और कल परसों वाली पढ़ाई से भी मिलना है एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन। तो टोटल 3 क्वेश्चन के लिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि इसको अच्छे से तैयार करो। पढ़ो वही जो एनसीईआरटी में, उसके हाल तो है बहुत कुछ इसमें। मैंने आपसे कहा, मैंने एक बार एडवांस में पढ़ा दिया था बच्चों की, सांस ऊपर नीचे हो, है इतना होता, हाँ ऐसे ही है। और कभी मिलोगे तो मैं दिखाऊंगा, जो मेरे पास एडवांस की बुक्स के बच्चे पढ़ते हैं, उनका उनका मटेरियल मैंने कितना पढ़ा रखा है उनको। तो उस लेवल तक जाने की आवश्यकता नहीं, कम से कम मेडिकल। तो ये बात, हाँ अब मैं आपको बताता हूं कुछ बातें, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। वो ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, आजा भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल का तो कोई खाता ही नहीं, तो उसमें तो जीआई मिलेगी नहीं। स्क्वायर प्लेनर में मिलेगी। अब स्क्वायर प्लेनर में भी मान लो ऐसा हो MA4 हो, तो चारों लिगेंड सेम है, तो ज्योमेट्री की अदला बदली कैसे करोगे? कर ही नहीं पाओगे, तो ये जीआई नहीं शो करेंगे। MA3B ये भी नहीं शो करेंगे, इसमें भी अदला बदली नहीं होगी। और अदला बदली करके देखोगे तो पड़ोसी सेम मिलेंगे, तो पड़ोसी सेम मिल गया तो फिर फायदा क्या है? लेकिन MA2B2 मिलेगा। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन जीआई शो करेगा कौन नहीं करेगा। और ये जो सिस प्लेटिन और एंटी प्लेटिन था वो ये था। एक तो ये सीक्वेंस याद रखो 4 में, और एक और याद रखो MABCD चारों ही अलग हो, तो इसमें तो जीआई मिलेगी। और आईआईटी में पूछा गया था कि इसके कितने जीआई बनेंगे, तो इसके जीआई 3 बनेंगे, ये याद कर लो। MABCD के स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल नहीं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में आपको 3 जीआई मिलेंगे। तो एक एग्जांपल ये याद रखियो, एक एग्जांपल ये याद रखियो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी आप देखना, तो मैं भी बताता हूं पीवाई क्यू क्वेश्चन देखना कितनी जल्दी खत्म होंगे। देख कितनी जल्दी आज करना, मेरे क्लास खत्म होने के बाद देखना भी ध्यान से है। वो क्या है? अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ट्रिक बताओ सर। अभी बताता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। ये तो आप भी मानोगे MA6 नहीं देगा, A5B भी नहीं देगा। शुरुआत कहां से हुई थी? MA4B2 से हुई थी, A4B2 से हुई थी। एक बात याद रखना, कम से कम दो जरूर होने चाहिए, दो जरूर होने चाहिए डिफरेंट लिगेंड के। तो देखो 4 हो तो अच्छी बात, देखो B के 2 हैं और A के 4 है, तो 2 से तो ज्यादा ही हो गए ना। तो क्वाडिन मतलब आइसोमेरिज्म के लिए ट्रिक ये बना लो कि 2 तरह के लिगेंड होने चाहिए, और उसमें से एक की संख्या कम से कम 2 जरूर होनी चाहिए। वो वहां भी अप्लाई हो रहा है, और या फिर उसमें तो चारों अलग है, उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन आमतौर पे ये ट्रिक लगती है। हो गया? और इसके कितने जीआई बने थे? 2 बने थे। ठीक, लेकिन आगे देखो, एक ट्रिक और याद रखना, MA2B2C2 के बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, 5 बनेंगे। MA2B2CD के कितने बनेंगे? 6 बनेंगे जीआई, ये याद रखना। और MABCDEF सारे अलग, तो इसके 15 बनते हैं जीआई। ये नंबर याद रखियो भाई, आज तक कभी आया नहीं है, लेकिन आ जाता कई बार, दाएं बाएं भटक जाता है क्वेश्चन। तो ये ट्रिक और याद रखियो, सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पढ़ लियो, और ये ट्रिक मेरे याद रख लेना कि इसके 2 आइसोमर बनेंगे जीआई, इसके 5 बनेंगे, इसके 6 बनेंगे, वगैरह वगैरह। समझ में आ रहा है? तो जीआई के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप PYQ क्वेश्चन उठा के देख लो, इसी में से कोई ना कोई मिलेगा। ना हो तो मेरे पास भेज देना शाम तक, या तो मैं व्हाट्सएप मैसेज पे समझा दूंगा, और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा कल की डेट में।
बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन लाइन टू लाइन पूरा पढ़ लेना। और अब आज का विषय मैं अंतिम उठाता हूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बेसिक डेफिनेशन सबको पता है। इसके बाद दो टॉपिक्स पे आज आपको क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन पूछना है। ये इस चैप्टर को हल्का मत लेना बेटा, हल्का मत लेना। हाँ यार, 45 में 3 क्वेश्चन की गारंटी ये चैप्टर ले रहा हो, कितनी बड़ी बात है। 45 पूरे सिलेबस से, हाँ? और 3 चैप्टर, 2 तो आने ही आने हैं, 3 भी आते हैं, तो कितनी बड़ी बात है इस चैप्टर में। अब आपको पता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, एक डेक्स्ट्रो होता है, एक लेबो होता है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम लोगों ने खूब पढ़ी है। सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, कायरलिटी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, मतलब बेसिक डिफिनीशन आपको पता है। डेक्स्ट्रो किसको कहते हैं, लेबो किसको कहते हैं, वो सब पता है। मैं काम की बात बताता हूँ जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराए। मेडिकल में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन जीआई शो करे, कौन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो मेरी सुन लो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखना। यूनिडेंटेट, बहुत ध्यान। अब अगले 10 मिनट ही पढ़ाई रह रही है, और बड़ी इंपॉर्टेंट रह रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट रह रही है। सारे पी वाई क्यू को निपटा देगी। पिछले 20 साल के क्वेश्चन उठा के देख लिया, अरे ये तो कुछ है ही नहीं, हो गया क्वेश्चन। और मैं बच्चों से कहूंगा, आप ड्रॉपर के स्टूडेंट हो, कि 2 टॉपिक्स के क्वेश्चन करियो। 2 क्यों, 3, जर्नल इंट्रोडक्शन यूपीएससी, और तीसरा आइसोमेरिज्म। कल मैं क्लास में आऊंगा, पहले डाउट डिस्कस करूंगा, फिर आगे बढ़ाऊंगा। भेजो तो मेरे पास क्वेश्चन, और कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपकी भी वाह वाह, मेरी भी वाह वाह। ठीक है। हाँ, पहली बात तो मैं कुछ बातें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बताता हूं। यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड तो सब जानते ही हो। क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे क्या होता है, एक तो टेट्राहेड्रल, एक स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में प्लेनर शब्द लिखा है, और जिसमें प्लेनर होता है उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलती नहीं। याद करो ऑर्गेनिक, हर प्लेनर बॉडी में बाय डिफॉल्ट एक सिमेट्री होती ही है, जिसको हम स्लाइस कट प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते ही बोलते हैं। याद करो, करवाया था। तो स्क्वायर प्लेन तो देगा नहीं। टेट्राहेड्रल तो दे सकता है, इसमें दे तो सकता है, लेकिन आज तक ऐसा कोई कंपाउंड मिला ही नहीं कायदे से जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता हो, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नेचर में मिला ही नहीं। तो पढ़ाया तो वही जाएगा ना जो नेचर में मिलेगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि टेट्राहेड्रल वाला कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे नहीं सकता। दे तो सकता है, लेकिन ईश्वर ने एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाया। इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आमतौर पे आता ही नहीं। अरे भाई, स्क्वायर प्लेनर ने देना नहीं और टेट्राहेड्रल मिला ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। तो क्वेश्चन किस में आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है। एक होता है यूनिडेंटेट को लेकर, कि यूनिडेंटेट हो और या फिर बाइडेंटेट हो। बाइडेंटेट इन्हीं पे आता है, 99% केस बाइडेंटेट पे आता है। पीवाई क्यू खोल के देखना, इसमें यूनिट है। लेकिन मैं बताता हूं, यूनिडेंटेट में MA2B2C2 लिख लो इसको, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेगा। MA2B2C2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देता है, और MABCDEF भी देता है। बाकी इसलिए नहीं दे पाते कि उसमें कुछ ना कुछ सिमेट्री मिल जाती है। हालांकि ये क्वेश्चन कभी जेई में तो आ रखा है, मेडिकल में कभी नहीं आया। मेडिकल में ये क्वेश्चन आया है बाइडेंटेट का, बाइडेंटेट का है। और बाइडेंटेट कितने हो सकते हैं,
बाइडेंटेट या तो एक हो सकते हैं, मतलब बाइडेंटेट अगर एक हो गया तो यूनिडेंटेट चार हो गए, तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। या बाइडेंटेट दो, तो बाइडेंटेट अगर दो हो गए तो यूनिडेंटेट दो हो जाएंगे, और या फिर बाइडेंटेट तीन ही हो जाए, फिर तो किसी का नंबर ही नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। तो अगर आप लोग समझ गए हो तो मैं आपको दिखाता हूं एक एग्जांपल। ये वो क्या है, मान लो कोबाल्ट OX की पावर 3, और आपसे पूछा गया कुछ 3 माइनस कि क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देगा। गौर से देखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्स बाइडेंटेट होता, संख्या 3 है। अब ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। 3 वाला हमेशा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देगा, बनाने की जरूरत नहीं। सर ऐसा हो तो कोबाल्ट 2En2 हो और यहां 2Cl हो और इसमें प्लस हो, ऐसा कुछ हो। इसमें भी देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 4 इसकी वजह से, 2 इसकी वजह से। तो आपको पता है कि जब ये स्थिति बन जाती है, ये वाली स्थिति बन जाती है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल भी मिलती है। हाँ, इसमें ऑप्टिकल मिलेगी, जीआई नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे लिगेंड सेम है। और जब बाइडेंटेट दो हो जाते हैं तो जीआई भी मिलती है और ओआई भी मिलती है। जीआई में सिस मिलता है, ट्रांस मिलता है। ट्रांस में सिमेट्री होती है, सिस में नहीं होती है। तो ओआई कौन सा देता है, सीआई वाला, सिस वाला देता है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है सीओ ईएन एक हो और सीएल कितने हो, 4। हाँ, 4 होंगे तभी तो बात बनेगी। और इस जगह पे मान लो कोई भी चार्ज ले लो, नेट चार्ज प्लस या माइनस कुछ भी। तो 3 में मैंने क्या बोला, ओआई मिलेगा, जीआई नहीं मिलेगा। 2 में मैंने क्या बोला, जीआई भी मिलेगा, ओआई भी मिलेगा। ये सब पीवाई क्यू क्वेश्चन है। और अगर एक होता है, अगर एक होता है तो एक के बारे में सर आप क्या कहोगे। तो एक के बारे में ये कहा जाता है ओआई नहीं मिलेगा, जीआई मिल सकता है। नोट कर लो, ओआई मिलेगा, ओआई नहीं मिलेगा, जीआई मिल सकता है। और जब आज आप पी वाई क्यू उठाओगे, ये सब क्वेश्चन मिलेंगे। मैं एक बार कंक्लूड कर दूं। देखो, मुझे डेक्स्ट्रो, लेवो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इसकी डिफिनेशन नहीं बतानी थी। वो मैं बहुत पहले किसी और टॉपिक में आपको समझा चुका हूं, और आप मानते भी हो कि हाँ सर पढ़ा रखा आपने। मैं क्या बोला हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्वेश्चन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, मैंने रीजन बता दिया। 6 में बनेगा। ज्यादातर मेडिकल की मैं बात करूं तो बाइडेंटेट का बनता है, आज तक यूनिडेंटेट का नहीं बना। फिर भी मैंने बता दिया कि यूनिडेंटेट में 2 ही 3 ऑप्शन है, A2 B2 C2 और ABCDEF। बाकियों में A4 B2 में क्या है, जीआई मिलेगा, ओआई नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सिमेट्री मिल जाएगी। सारे क्वेश्चन करने की अप्रोच दे रहा हूं। और अगर बाइडेंटेट है तो ये देखो, एक है कि दो है कि तीन है। 3 है, ओआई मिलेगा, जीआई नहीं। 2 है तो दोनों मिलेंगे, दोनों सिस्टान दोनों मिलेंगे। और अगर पहला है तो आपका जीआई मिलेगा, ओआई नहीं मिलेगा। अगर इतनी 10 मिनट की बातें आपने सुन ली हो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के मेडिकल के पीवाई को क्वेश्चन कोई भी बता देना कल की डेट में, जो आपसे ना निकले। बाकी वो जो छोटे मोटे आइसोमेरिज्म है कि हाइड्रेट किसको कहते हैं, लिंकेज किसे कहते हैं, वो भी कर लेना आप। अरे भाई, आप ड्रॉपर के स्टूडेंट हो। इसके बाद आपको लगेगा कि हाँ सर ने सारी चीजें पढ़ा दी, यही आता है और इसी की प्रैक्टिस कराई। बताओ बेटा, ये जो ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट मैंने दिए हैं, पहचानने का जो तरीका बताया है, क्या सब कुछ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से बताओ। मैंने तो बड़ी मेहनत करी समझाने में, बड़ा लगातार मैं बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा, लेकिन इनऑर्गेनिक में बोलना ही पड़ता है, मजबूरी है। ठीक है भाई, बेटा समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। हाँ,
सारे बच्चे बोलो। और मेरी जैसे ही क्लास खत्म होगी वैसे ही आज आपको क्वेश्चन करने हैं। हाँ। और 20 साल के PYQ क्वेश्चन देखो सारे हो जाए। भाई अच्छे से कर लो, आपको लगेगा यार सर ने बड़ी ही सही बात कही थी, और इतना ही हमें पढ़ना है और इतना ही हमें करना है। और मेरी अगले 2 दिन भी क्लास लगेगी, और इन 2 दिन में इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा, और अगले हफ्ते केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा के सिलेबस खत्म। लेकिन डाउट के लिए मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं, हमेशा अवेलेबल हूं। हाँ सर, इनके नंबर पूछो तो। हाँ बेटा नंबर बोलो। आंचल कह रही है कि इनके नंबर पूछो। कैसे बताएंगे क्या बेटा जैस्मिन? इनके नंबर पूछे तो अच्छा, इनके नंबर कितने बताएंगे? आहा बता तो दिया। अरे बताए नहीं, M A2 B2 C2 के 5 बनेंगे, GI M A2 B2 C2 के 6 बनेंगे, ABCDF के 15 बनेंगे, है ना? और इनमें जो है ना नंबर नहीं पूछे जाते, इसमें एक ही एक बनता है, एक सिस एक ट्रांस, एक डेक्स्ट्रो एक लेवो। इसमें नंबर नहीं पूछे जाएंगे, इसमें दो ही पूछे, दो ही। अगर नंबर पूछे दो बोल दो बस। अब जैसे ये वाला, ये देखो, ये वाला देखो, देख देख आंचल, देख आंचल, अच्छा क्वेश्चन बोला जी, इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे GI और OI में? तो भाई GI के तो दो हो गए, सिस ट्रांस। अब सिस तो ट्रांस तो देता नहीं, OI सिस देगा, तो सिस बनेगा और उसका एक मिरर इमेज बनेगा। तो क्या इसके 3 नहीं बनेंगे? ऐसे कर लो। इसमें नंबर निकालना कौन सी मुश्किल सी बात है, कर लो आराम से। और जो बड़े नंबर है उनकी नंबर मैंने लिखवाई दी है। बोलो बेटा। हाँ चल बोल, समझ में आया? हाँ बोलो, बोलो बेटा। चलिए, ओके, हाँ ओके हो गया ना? हाँ चलो हो गया। चलिए भाई, अब इतना होमवर्क करो। कल भी मेरी क्लास 9:45 पे ही लगेगी, और 11:15 तक चलेगी, है ना? 15 मिनट का एडजस्टमेंट मैंने अगले हफ्ते तक के लिए किया है। उसके बाद जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो डाउट मेरे पास भेजते रहो, आते रहो। अगले महीने से इंस्टीट्यूट खुल भी सकता है, तो डाउट्स के लिए आप आते रहना। अगर है तो सिलेबस तो खत्म हो ही गया, लेकिन आना हो तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। तो चलिए आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, और कल मिलेंगे 9:45 पे। ओके बेटा।